प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। और आज जो पढ़ाई होगी वो क्या है तुम्हारा, प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन के लिए हम लोग करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। सो देखो, मान लो कि यहाँ पास कुछ माध्यम है ऐसा, और इस जगह को या इस लाइन के ऊपर वाले को माध्यम 1 मानेंगे, माध्यम 1, ठीक है। और नीचे वाले को बोलेंगे माध्यम 2, माध्यम 2। समझना इस चीज को सही से, तब समझ में आएगा। अब माध्यम 1 और 2 कहने का अर्थ है कि इधर जो माध्यम होगी वो इस माध्यम से बिल्कुल अलग होगा। अब सोचो ना कि यही चीज अगर नीचे भी हो, जो चीज ऊपर है वही चीज अगर नीचे भी हो, तो ये दोनों माध्यम एक ही ना होगा। और अलग होने का मतलब है कि जैसे इधर वायु है और फिर वायु से संपर्कित है क्या चीज, ठोस। तो वायु और ठोस का माध्यम हो गया ना, तो इधर 2 माध्यम मिल रहे हैं, एक वायु का माध्यम और एक ठोस का माध्यम। तो इस तरह से इसमें हम मान के चलते हैं कोई माध्यम है और एक कोई माध्यम, इसको हम माध्यम 1 माने और इसको माध्यम 2। और ये जो माध्यम 1 है, इस माध्यम को विरल माध्यम मानते हैं हम, विरल। और इस माध्यम को मानते हैं हम सघन, संघन, ठीक है। अब विरल और सघन का अर्थ क्या होता है कि विरल उस माध्यम को बोलते हैं जहां पास कणों की संख्या या कणों की जो सजावट दूर हो। विरल का अर्थ होता है, हम लोग अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं एकदम छेहर। समझ में आ रहा है वो चीज। और सघन का मतलब होता है एकदम सटा के, कोसाइता। ये चीजें होती है, जैसे याद करो कि अगर हम इसको और लैंग्वेज समझना है तो मान लो कि यहाँ पास कोई इस तरह का वस्तु है, ठीक है। और इसमें कणों की दूरी देखो इस तरह से है, और एक वस्तु ऐसा ही है, इसमें कणों की दूरी एकदम ऐसा है, इस तरह से। अब बताओ तो कि इस दोनों में अगर देखो तो इसकी तुलना में इसमें जो कण है वो कण ज्यादा दूर है कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे विरल, ठीक है। और इसको बोलेंगे सघन, इसको संघन और इसको विरल। तो यहाँ पास हमारा माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है। और यहाँ हमारा कोई सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश का स्रोत। यह हमारा प्रकाश का स्रोत है और यहाँ से लाइटें निकलेगी इस तरह से, और ये लाइट माध्यम 1 में इस तरह से आएगा। और आने के बाद जैसे ही माध्यम 1 से माध्यम 2 में आएगा तो इस अपना पथ को भूल जाती है लाइट। इसको ऐसे सीधा चलना चाहिए था, ऐसे सीधा, लेकिन ये प्रकाश सीधा ना चल करके ये अपनी रास्ता को थोड़ा सा विक्षेपित कर लेगा और वो प्रकाश अब ऐसे गुजरेगी, ठीक है। ये लाइट आ रही है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छा से पार देते हैं ऐसे। और यहाँ से जैसे ही गुजरेगी तो सोचो कि हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश जो है अपना रास्ता भूल गया है और अपनी सीधी रास्ता में गमन करने की बजाय अब वो प्रकाश अपना रास्ता विक्षेपित करके ये साइड आ चुका है, ठीक है। अब जहाँ पास ये प्रकाश पृष्ठ पे टकरती है, यहाँ से हम खींचते एक नॉर्मल लंब ये, और यहाँ तुम देखो तो एक किरणें क्या है, आपतित किरणें हैं, मतलब कि प्रकाश किरणें आ रही है और ये माध्यम 1 से किस में जा रही है, माध्यम
टू में, तो इस माध्यम टू में प्रकाश को ऐसे सीधा गुजरना चाहिए। देखो इस लाइन से सीधा गुजरना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश सीधा ना गुजर कर करके वो अपनी रास्ता से विचलित हो जा रहा है, और विचलित होने के बाद ये इस तरफ क्या कर रहा है, मुड़ रही है। यहाँ पास देखोगे तो क्या है, यहाँ पास प्रकाश का विचलन हो रहा है, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का विचलन, इसको हटाओ। अब देखो प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर जो विचलित हो जा रही है, तो प्रकाश का इस तरह से विचलन होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपनी पथ से विचलित हो जाती है, और विचलन होने की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इसे हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ये देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से, मतलब माध्यम 1 से माध्यम 2 में, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने का अर्थ होता है यहाँ पर क्या चीज, मुड़ना। इसका अर्थ क्या होता है, मुड़ना। इस विचलित होने का अर्थ होता है मुड़ना, मुड़ना, मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ सोचो कि ये तो ही प्रकाश की अपवर्तन, और यहाँ पास एक चीज और समझना कि जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये तुमको ये साइड ही मुड़े, हो सकता है कि ये लंब से दूर भी हटेगा। अर्थात ये जो ब्लू वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये ब्लू लाइन, ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक अभिलंब। क्या बोलेंगे, काल्पनिक अभिलंब। अब जैसे ही प्रकाश आया है 1 से 2 में, तो देखो अभिलंब की ओर मुड़ रही है कि नहीं। ये प्रकाश को सीधा गुजरना था, लेकिन ये प्रकाश अब इधर बैंड हो गई है, और बैंड होकर के देख लो इधर आ गई है। तो प्रकाश का क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है। तो इस विचलन की घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो कि प्रकाश के ये जो किरण होती है, जो आती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जैसे ही माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो ये अपना रास्ता से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। तो इस किरण का नाम रहेगा अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखो कि अपवर्तित किरण, आपतित किरण और ये काल्पनिक अभिलंब। तो काल्पनिक अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, इस कोण को बोला जाता है आई। और अपवर्तित किरण और काल्पनिक अभिलंब के बीच की जो कोण होती है, इस कोण को बोला जाता है आर। देखो ये वाला कोण आर। अब सोचो यहाँ पास कि जब अपवर्तन पढ़ रहे हो और इससे पहले परावर्तन पढ़ा था, तो यहाँ एक बात हम बताए थे कि अगर कोई प्रकाश ऐसे है, यहाँ से ऐसे गुजरने के बाद किरणें अपवर्तित होकर के ऐसे जाती है, तो ये जो काल्पनिक अभिलंब होता है, इस कोण को बोला जाता है आई, और इस कोण को बोला जाता है आर। जहाँ एंगल आई बराबर जो था वो आर का बराबर था। ये बात हम बोले थे नहीं, लेकिन यहाँ पास तुम देखो तो एंगल आई जो है वो आर के बराबर नहीं होगा। अर्थात यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि एंगल आई जो है इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। कैसे होगा, तब ना बराबर होता जब ये प्रकाश किरणें सीधे गुजर जाती, लेकिन ये तो अपनी रास्ता छोड़ चुकी है। तो रास्ता छोड़ चुकी है तो इस वाले कोण को हम लोग आर बोल रहे हैं, तो इस कोण के इक्वल थोड़ा ना होगा, नहीं होगा। इस कोण के इक्वल तब होगा जब ये विचलन जो है ना, इस विचलन कोण को अगर हम इसमें ऐड कर दें, इसमें ऐड कर दें, तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पास ऐसा नहीं है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें कभी भी एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होती है।
अब एक चीज़ और समझना कि जो काल्पनिक अभिलंब है और ये तुम्हारा माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, तो प्रकाश की किरणें दिखना कि जब भी आएगा तो विरल से सघन की ओर प्रकाश की किरण आती है तो वो सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़े जाती है। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति था जिन्होंने फार्मा सिद्धांत, फार्मा उनका नाम था, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उन्होंने एक बात बोला था कि प्रकाश उसी पथ पे गमन करती है जिस पथ पर उसको चलने में कम समय लगे, जिस पथ पे चलने में उसे कम समय लगे, और उस सिद्धांत का नाम था फार्मा सिद्धांत। या उसको हम लोग बोलते हैं फार्मा सिद्धांत। देखो हम इसको क्लियर कर देते हैं, देखो लिखते हैं, प्रकाश उस पथ पर चलती है जिस पथ पर या जिस पथ को तय करने में कम समय लगता हो। उस पथ पे चलना चाहती है जिस पथ पे चलने में उसको कम समय लगता हो। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रकाश अगर ऐसे गुजर रही है, अगर सीधा चलेगी तो इसका और इसका डिस्टेंस इसके तुलना में अधिक हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लो कि यहाँ है और उसको यहाँ पहुँचना है तो वो ऐसे 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 अगर चलेगा तो इसको ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो सीधा ऐसे चलता है तो क्या लगेगा, उसको कम समय लगेगा। तो प्रकाश अगर जा रही है तो प्रकाश यहाँ से अगर सीधा चलता है इस तरह से तो ई वाला डिस्टेंस उसको कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा, ज़्यादा समय। तो इस समय को कम करने के लिए क्या करता है कि वो अभिलंब की ओर ऐसे बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है, ताकि समय कम लगे। जैसे ये व्यक्ति यहाँ ऐसे जा रहा है तो इसको यहाँ ऐसे ना जा कर करके डायरेक्टली अगर यहाँ जाता है तो उसको जाने में क्या करेगा, यहाँ कम समय लगेगा। अब कम समय लगेगा तो ये सिद्धांत कहलाता है फार्मा सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फार्मा सिद्धांत। फार्मा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, फार्मा सिद्धांत। इसको फार्मा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो देखो प्रकाश जैसे ही माध्यम 1 में आया है तो माध्यम 2 में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि चाहती है कि हमको इस पथ को तय करने में कम से कम समय लगे। अब यहाँ देखो तो इस अपवर्तन के अनुसार तुम देखो तो यहाँ पास अपवर्तन का 2 नियम होता है। कोई भी अगर प्रकाश अपवर्तित हो रही है तो 2 नियमों को पालन करती है। ठीक है, और नंबर 1 जो होता है वो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नंबर 1 याद रखना। ठीक है, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, पहला नियम कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे यहाँ पर देखो कि एक डायग्राम इसका हम और बनाते हैं, और वो ऐसा कि यहाँ पास हमने ऊपर में क्या रखा है, इसका विरल माध्यम, अब हमने ऊपर में क्या रखेंगे, सघन माध्यम। जैसे यहाँ पास देखो, यहाँ पास माध्यम 1 है और इस माध्यम का नाम हम दे रहे हैं इस 1 है, याद रखना। अब यहाँ पास ये रहेगा सघन, और एक यहाँ पास माध्यम हम रखते हैं और ये माध्यम 2 होगा, माध्यम 2, और ये तुमको कैसा होगा, विरल। देखो समझना ठीक से, यहाँ तुम देखो तो यहाँ पास माध्यम 1 मेरा विरल है, और जबकि यहाँ पास देखो तो माध्यम 1 मेरा सघन है। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे ही प्रकाश सघन माध्यम से, ये अभिलंब अगर इसको हम खींच लें तो जैसे ही प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो इसको इस पथ पर गुजरना चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन प्रकाश इस पथ पे ना गुजर करके क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, ऐसे इस तरह से वो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो देखो तो कि यहाँ पास क्या हो रही है कि प्रकाश के किरणें यहाँ पास अभिलंब से, इस अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है कि नहीं हट रही है। और जबकि यहाँ देखो तो अभिलंब की ओर आ रही है। तो कब, जब विरल से सघन में आ रही है तब, और जब यहाँ सघन है और विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो प्रथम नियम क्या है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये पहला नियम है, और इसको अब हम लोग
लिख लेते हैं। देखो पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश से, देखो हम इस चीज़ को अभी जो समझाए उसको यहाँ पास लैंग्वेज दिए हैं कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, माध्यम 1 से माध्यम 2 में आती है तो अभिलंब की ओर, मतलब देखो यहाँ पास माध्यम 1 है मतलब विरल माध्यम है और इस सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है और इसकी ओर, तथा यहाँ से देखो माध्यम 2 स्टार्ट होता है और सघन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब जस्ट इसका उल्टा, मतलब ये माध्यम देखो इसमें क्या है, 2 है, सॉरी सघन माध्यम है और इस माध्यम से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। देखो यहाँ दूर हो रही है तो यहाँ पास दोनों जस्ट एकदम समझना अच्छा से कि यहाँ पास माध्यम 1 विरल है, यहाँ पास माध्यम 1 सघन है, तो सघन होने की बजाय जैसे विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हो रही है, तो यहाँ पास क्या हो रही है, अभिलंब के नज़दीक हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखो सो रहे हो, तो ये तुम्हारा अपवर्तन का प्रथम नियम, ठीक है, अपवर्तन का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या कहता है कि ये जो एंगल आई होती है, एंगल आई का अनुपातिक कांस्टेंट होती है, मतलब स्थिर होता है, मतलब सीधा है कि नंबर 2 क्या कहता है कि जैसे ही ये एंगल आई है और एंगल आई जो होता है, एंगल आई और एंगल आर जो होता है वो साइन की अनुपातिक होती है। मतलब यहाँ अगर दूसरा नियम लिखे तो दूसरा नियम ऐसे होती है कि आप एक चीज़ और समझना कि यहाँ पास इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलेंगे, हाँ आपतन कोण, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण, ठीक है। अब यहाँ समझो कि दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर, एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होती है और उस स्थिरांक को बोलते हैं म्यू, बताते हैं अभी जस्ट, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। अब यहाँ देखो अभी हम लिख देते हैं, जया माने साइन, साइन का हिंदी नाम होता है जया, हम लिख देते हैं सेकंड नियम कि आपतन कोण की जया, जिसको साइन आई बोलते हैं, आपतन कोण है और इसकी जया मतलब ये वाला तो साइन आई हो, तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है और वो स्थिरांक को बोलते हैं म्यू, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ से अगर तुम देखो अर्थात, देखो अर्थात साइन आई और ए अनुपातिक होता है साइन आर का और इतना बराबर होता है एक स्थिरांक जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, और ये तुमको कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ये, ठीक है। तो यहाँ पास प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम, और उसमें प्रकाश का परावर्तन का भी 2 नियम था, इसमें भी देखो 2 नियम है, लेकिन उसमें जो पहला नियम था वो एंगल आई बराबर एंगल आर था, और दूसरा नियम था जो अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में था। लेकिन इसमें क्या है कि पहला नियम कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो तुम्हारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो तुम्हारा अभिलंब से दूर हटती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर आती है। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर एक अनुपातिक स्थिरांक के बराबर होता है, और उस अनुपातिक स्थिरांक को क्या बोलते हैं, म्यू, अर्थात प्रकाश का अपवर्तनांक। ये तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें तुम देखो ना तो इसका अगले जब क्लास में लोग करेंगे तो अगले क्लास में इसका यूजेज देख लेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का यूजेज क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस चीज को अब तुम राइट करो जितना जल्दी।